हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो सफ़ियर कर रहे थे हम इससे लास्ट वीडियो के अंदर, है ना। तो जो सफ़ियर है, गोला है, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कैलकुलेटिव लगते हैं बट होते नहीं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो वाकई में कैलकुलेटिव होते हैं। 4-5 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी चीज़ स्टार्ट कर लेंगे, दैट इज़ प्रिज्म। ठीक है, चलिए जी। तो एक क्वेश्चन करो एक बार। Find the volume of a solid hemisphere whose radius is 6.3। एक हेमिस्फीयर है, उसका वॉल्यूम निकालना है, रेडियस दे दिया 6.3। तो बच्चों को पता क्या लगता है, मान लो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर रेडियस है 6.3, अगर मैं इसी की जगह 63 दे देता तो उनको लगता है कि ये तो कैलकुलेटिव नहीं है, फिर यहाँ पॉइंटों में दे दिया ये कैलकुलेटिव है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप 63 इंटू 63 इंटू 63 करो, या फिर आप 6.3 6.3 6.3 करो, तो क्या इसमें कोई फर्क है क्या? तो एक तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि जब पॉइंट आ जाते हैं तो हमेशा ही कैलकुलेशन बढ़ जाती है। कई बार पॉइंट्स के आने से कैलकुलेशन डेफिनेटली बढ़ जाती है, बट ये नहीं है कि हमेशा ही कैलकुलेशन बढ़ जाती है। मैक्सिमम टाइम जो स्टूडेंट है वो पॉइंट्स का अननेसेसरी, डेसिमल का अननेसेसरी बर्डन लिए हुए होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है कि नहीं है वो जब हम करेंगे तब पता चलेगा। ठीक, चलिए जी। अदरवाइज बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा भाई? 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई को 22/7 बताया इसने, पाई आर क्यूब। ऐसे ही करेंगे हम, कोई भी जादुई तिलिस्म का यूज नहीं करेंगे हैं, किसी भी जादुई शक्ति का। तो 7×3 = 21 और 21×3 = 63। उसके बाद अब देखते हैं कुछ काटना है कि नहीं काटना है। देखो 3 के बाद डेसिमल है। हाँ जी सर, 3 के बाद डेसिमल है, ओके। यूनिट डिजिट वगैरह चेक कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं चेक कर सकते, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। 908 908 908 908। तो 8 की डिविजिबिलिटी भी चेक नहीं करूंगा मैं, है ना। 2 की डिविजिबिलिटी क्योंकि वो सिंगल डिजिट पर डिपेंड करती है, ना 4 की क्योंकि वो 2 डिजिट पर, ना 8 की क्योंकि वो 3 डिजिट पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम है यार। लास्ट के 3 डिजिट, बल्कि लास्ट के 4 डिजिट सेम है। हद मचा रखी है एग्जामिनर ने, देखो। ठीक है, तो नंबर 1 तो ये है कि मैं इसको सोल्व कर लूँ। नंबर 2 क्या है, मैं डिविजिबिलिटी चेक कर लूँ। तो डिविजिबिलिटी किसकी चेक करेंगे, देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो ये 11 का मल्टीपल है, हाँ जी सर। ये 9 का मल्टीपल है, 6 और 3 9, 9 7 63, 9 से भी डिवाइड होएगा, जी हाँ सर। तो पहले मैं 11 की मल्टीप्लिसिटी देख लेता हूँ कि 11 का मल्टीपल कौन कौन है, या फिर 9 का देख लूँ, 9 का ईजी रहेगा, है ना। 9 का देख लेते हैं। ये 9 कट गया यार, 9 की चेक करेंगे ना तो काटने पड़ जाएंगे। मैं 11 की ही देख लेता हूँ। तो 8 और 9 17 और 2 19, 8 और 3 11। ठीक है, तो 19 और 11 में 7 का गैप है, ये तो नहीं होएगा अपना उत्तर। देन 8 और 9 17 और 2 19, 6 और 3 9, ये भी नहीं होएगा। 19 और 9 में 10 का फर्क होता है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 8 और 9 17 और 2 19, 5 और 3 8, 19 और 8 में 11 का फर्क है, तो ये 11 से डिविजिबल है। अगला देखते हैं, 8 और 9 17 और 2 19, 7 और 3 10, 19 और 10 में 9 का फर्क है। तो ये तो सिर्फ 11 की डिविजिबिलिटी से चेक हो गया। ठीक है, सिर्फ 11 की डिविजिबिलिटी से। तो ये है कि हर एक क्वेश्चन 11 की डिविजिबिलिटी से हो जाएगा? नहीं, कोई सिर्फ 11 की से नहीं होएगा, कोई सिर्फ 9 की से हो जाएगा, कोई दोनों की मिला के हो जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि 11 की डिविजिबिलिटी भी लगा लो, 9 की भी लगा लो, फिर भी 2 ऑप्शन बच गए, तो फिर सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन पॉसिबल होंगी, और जैसी भी सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग सबको एक्ट करना पड़ेगा। तो अननेसेसरीली हमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई, अगर आप इसको कैलकुलेट करते तो सिंपली 63 का स्क्वायर करते हैं हम। यहाँ पर कैलकुलेशन बूस्टर में बताया है, 50 से 13 आगे है, कर लेंगे। उसके बाद 3 दूनी 6, और यहाँ से भी मैं 2 उठाता, 6 दूनी 12, 12 से उसको गुणा करता, फिर मैं 11 से गुणा करता, और 3 के बाद में पॉइंट लगाता। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ू, अगला करोगे, बताओ। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस। तो टोटल सरफेस इतना है, एरिया इतना है सॉलिड हेमिस्फीयर का।
तो भैया हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया इज 3πr², तो 3πr² इज इक्वल टू 16632। लेट अस चेक। तो ये 22 से डेफिनेटली डिवाइड होगा, मैं 11 से डिवाइड करना पसंद करूंगा। 11 एकम 11, 11 पंजे 11 एकम 11 दूनी। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 5 और 1 6 और 2 8 1 9, 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो अब मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 252। अच्छा, अब देखो ये 7 उधर ऊपर जाएगा। हाँ जी सर, तो इसमें हो सकता है मोस्ट, बिकॉज r², अगर मुझे r निकालना है तो मुझे 2 में से एक चीज़ उठानी है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर 7 मिलेगा। मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो 7 ये 21, 7 6 42। देखो अब करने को स्टूडेंट ये करते कि इसको 7 से मल्टीप्लाई करते, ये इसको और बड़ा बनाते, फिर तोड़ते। एट द एंड तोड़ना ही है ना। हाँ जी सर, इसको तोड़ लो ना। और वो किस लॉजिक के तहत मैं तोड़ रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। हम रीजनेबली चल रहे हैं अभी तक। ये नहीं है कि भाई मुझे सपना आया मैं इसे तोड़ दूँ, नहीं, बिकॉज यहाँ पर 7 है तो मैंने 7 से तोड़ने की कोशिश करी। अब यहाँ पर 2 7 होंगे तो उनमें से मैं एक 7 उठा लूंगा, और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, यानी कि 2 6 से मैं एक 6 उठा लूंगा। आंसर इज 42। आंसर क्यों? रेडियस इज 42। उसने पूछा है वॉल्यूम। ठीक है जी, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। अब देखेंगे भाई किससे निकलेगा, यूनिट डिजिट से निकलेगा नहीं निकलेगा। यूनिट डिजिट तो सबका 2 है, तो 7 ये 21 दूनी 42। अब देखते हैं भाई, तो मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकता हूँ, मैं 4 दूनी 8 की, या 8 दूनी 16, 16 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, मैं 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकता हूँ। तो एक एक करके देखते, इतनी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो कट ही जाएगा ना, या फिर आप सोल्व भी कर सकते हो। 42 का स्क्वायर लिखो। ठीक है, 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ से मैंने 4 उठाए, यहाँ से 2, यहाँ से मैंने 2, फिर 16 से उसको मैं गुणा करूंगा, फिर मैं 11 से गुणा करूंगा, क्योंकि 11 से गुणा करना मेरे को आसान लगता है। ठीक है, तो चलो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करूंगा 9 की डिविजिबिलिटी। ईजी है चेक करना, इसलिए 4 और 3 7 और 2 9, 2 और 1 3, ये तो नहीं हो रहा भाई साहब 9 से डिवाइड। ठीक है, 5 और 4 9, ठीक है, 4 और 3 7 और 1 8, ये भी नहीं हो रहा 9 से डिवाइड। 5 और 4 9, 5, ये तो हो रहा है डिवाइड। 5 और 3 8, ये, अरे वाह। ठीक है, तो 9 की डिविजिबिलिटी हमने चेक करी है और सारे कट गए। हाँ, ये हो सकता है कि सर पिछली बार आपने 11 की चेक कर ली, उसी से सारे कट गए, अब की बार आपने 9 की चेक कर ली, उसी से सारे कट गए। ठीक है, ये जस्ट प्योर तुक्का है भाई साहब। ठीक है, ये जस्ट प्योर तुक्का है, ये मत सोचना कि मेरे को पता लग रहा है, जस्ट। ठीक है, हो सकता है मैं लास्ट में 9 की चेक करता, लास्ट वाले में। मैं तो ये डर रहा था लास्ट वाले में, कि डर रहा था इन द मतलब कि 2 बार चेक करनी पड़ेगी, ऐसे सोच के बैठा था कि चलो पहले 11 की कर लूँ, काटना नहीं पड़ेगा, फिर 9 में काट देंगे। तो ठीक है, हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पर मैं 4 की डिविजिबिलिटी एंड में 32 है, फिर 3 जगह 232 है, तो इसलिए मैंने 4 और 8 की नहीं सोची, मैंने यही सोची थी 9 की और 11 की, फिर बाकी में बाद की, मतलब बाकियों की देखेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, चीज़ें आप तक कन्वे होनी चाहिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बस। आगे बढ़ते हैं। तो क्या सर रियल में कैलकुलेट इक्वेशन होते ही नहीं? क्यों नहीं होते? होते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा कि जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़े, तो आपको करनी पड़ेगी, और क्या करोगे। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। दिस सरफेस एरिया ऑफ ए सफियर इज दिस, इट्स वॉल्यूम इज, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है जी, सरफेस एरिया सफियर का यानी कि 4πr², 4πr² इज इक्वल टू, जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चे ये सोचते हैं कि मैं जल्दी जल्दी निपटा दूं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है। ऑलमोस्ट सबको 100% स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आएगा, ऑलमोस्ट। कोई बिल्कुल ही नालायक होगा, बेसिक फॉर्मूले भी नहीं होते, आते तो अलग बात है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, सबको आता है। क्या कर लोगे 5 सेकंड बचा के, 6 सेकंड बचा के, अगर गलत हो गया तो आराम से रिलैक्स शांति से करना सीखो चीजों को, कहीं नहीं जा रहा टाइम। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छिक्के। ठीक है भाई, 8 से कट जाएगा ना? हाँ जी कट जाएगा।
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। ये तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, 7 से कट रहा, 7 इंटू 36 था शायद ना। अगर बिकॉज आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 7 इंटू समथिंग, तो मैं इसको जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छा 7 ये 21, 4 7 के 42, ऐसे जस्ट ट्राइंग। तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? रेडियस की वैल्यू हो जाएगी, उधर 7 गया, 2 7 में से एक 7 उठाऊंगा, 36 की जगह 6 उठाऊंगा और 42। अब ये पूछ रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम। यार ये हमने किया है ना, लाइक एक ये भी है तो नीचे भाई 2 जीरो हैं तो एक जीरो भी उठा लूंगा, इट विल बी 4.2। और वॉल्यूम पूछ रहा है, ये हमने किया है ना ऐसे। 63 इसमें आया था 42, तो 150 ये इसमें ही वॉल्यूम ही पूछा था। अच्छा इसमें हेमिस्फीयर था ऐसे, ठीक है चलो एक बार और कर लेते हैं भाई, एक बार और कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बताना है इसका वॉल्यूम, ये सफियर है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप इन क्वेश्चन में कंफर्टेबल रहना भी सीख गए तो आप उस बच्चे से आगे हो जो अनकंफर्टेबल है। यही छोटी छोटी एज आपको जिताएगी। तो 7 ये 21 दूनी 42 भाई, तो नीचे इनको तो मैं सोल्व करूंगा नहीं, 3 10 है ना। 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्यों इनको अननेसेसरीली काटे। अब मैं यहाँ पर ना तो यूनिट डिजिट चेक कर सकता, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आए होंगे कैलकुलेशन के अंदर। हाँ जी सर, उसने 2 डिजिट गायब कर दिए ना, मैं डिविजिबिलिटी चेक कर सकता ना मैं कुछ भी चेक कर सकता। तो यहाँ पर मुझे सोल्व करना ही करना पड़ेगा। सोल्व करते हैं, देखो तो सबसे पहले मैं इसको करूंगा सोल्व। अब ये 50 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, और 25 में से 8 गया 17। कैलकुलेशन बूस्टर में करवाया है, ठीक है भाई। स्क्वायरिंग कैसे करनी है, यहाँ से उठाऊंगा एक 4, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको मैं गुणा करूंगा, ठीक है। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। 16 चौके 64, 6 16 छक्के 96 और 6 102 यानी कि 10, 16 7 112 और 10 122, तो यानी कि 12, 16 एकम 16 और 12 28। अब मैं इसको 11 से गुणा कर रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है बट आपको पता चलेगा हो क्या रहा है। 4 4 और 2 6, 2 और 2 4, 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 1 11, 2 और 1 3, और इसमें मैं लगा दूंगा 3 के बाद पॉइंट ए, ये रहा। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन की साइड पे है क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी, बट क्या सर हम इसको बहुत ही फास्ट किसी तरीके से कर सकते हैं? मत ट्राई करो। किस तरीके से करोगे इसको? कल को थोड़ी सी वैल्यू चेंज आएंगी, फिर वो तरीका बदलेगा, फिर वो तरीका बदलेगा। अरे नॉर्मली कर लो, आप बचपन से इस मेथड से कर रहे हो, अगर शांति से इस मेथड से करोगे तो आपकी इस मेथड की बहुत सारी प्रैक्टिस है। तो उस प्रैक्टिस के कारण क्या होगा, एक तो जल्दी होगा, जितना आप सोच रहे हो उतना टाइम नहीं लगता। दूसरा सिली मिस्टेक भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस है, एक्यूरेसी भी रहेगी इस मेथड में। अब बंदे ऐसे ऐसे करते हैं कि इसको अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अलग एक स्टेप में करने की सोचेंगे, क्रॉस बना देंगे, तो वो अजीब अजीब से मेथड, वैदिक मैथ के मुझे भी आते हैं वो सारे, प्रैक्टिकल नहीं है तो करवाने छोड़ दिए मैंने। स्टार्टिंग में पढ़ाता था तो करवाए थे, ठीक है। ठीक है भाई, ऐसे करेंगे हम आगे। जो भी कैलकुलेशन में काम का है कैलकुलेशन बूस्टर में करवा रखा है, उसके अलावा कोर्स के अंदर कैलकुलेशन सीख रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी कैलकुलेशन में सीखने लायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें तो फिर भी बेसिक सी कैलकुलेशन थी, एक आधे में और ज्यादा हो जाती है तो और ज्यादा करेंगे, और क्या करेंगे बताओ। बट हम कैलकुलेटिव क्वेश्चन उसी को मानेंगे जो है कैलकुलेटिव, बस ये है कुल मिला के बात। जो कैलकुलेटिव नहीं है उसका बर्डन नहीं लेंगे, उसको हम नॉर्मल तरीके से करेंगे है, और जो कैलकुलेटिव है उसका ये बर्डन नहीं लेंगे कि ये तो कैलकुलेटिव है, क्योंकि सबके लिए है। सिंपल, आप काम लिख रहे हो बस। 3 metallic spheres of radii 10, 8 and 6 respectively are melted to form a single solid cone of radius 12 centimeter। ठीक है, 3 मेटालिक स्फीयर्स हैं, इनको मेल्ट करके एक कोन बना दिया, ठीक है। तो इन तीनों के वॉल्यूम का सम करूंगा। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन करेक्ट टू 2 प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो मैं ये फायदा उठा सकता हूं, मैंने आपको ये बताया है कि भैया 3 4 और 5, 3 4 और 5 का क्यूब का सम करते हो तो 6 क्यूब आता है।
3 4 5 6, 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो मैं करूंगा क्या, 3 4 5 का डबल है ना ये। अगर मैं इन तीनों सफियर्स का वॉल्यूम का सम करूंगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि 6 8 और 10 से 6 8 और 10 अगर इस साइज के 3 सफियर हैं उनको मैं पिघला कर मिला दूं तो जो एक, अगर आप बोलोगे सर इसने कौन बनाया है, कौन को एक बार के लिए छोड़ दो, अगर मैं इनका सफियर बनाऊं तो एक ऐसा सफियर बनेगा जिसका रेडियस 12 है। तो इनका वॉल्यूम मैं ये बोल सकता हूं इसके बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब। इन सब के वॉल्यूम का सम करूंगा तो उस सफियर के बराबर इनका वॉल्यूम होएगा जिसका रेडियस 12 है। तो मुझे जोड़ना ही नहीं पड़ा। यहां पर अगर आप कैलकुलेशन बचा पाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं बचा पाओ तो भाई अलग से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से करोगे 10 का क्यूब 8 का क्यूब 6 का क्यूब 1728 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, दिस इज इक्वल टू 1/3, जो भी उसने कौन में ये बदला है ना, कौन का रेडियस 12 है, 1/3 पाई रेडियस 12 है आर स्क्वायर इंटू में एच। तो हमें एच मिल जाएगा, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है ना। ठीक है, ओके। तो भाई 3 से 3 गया, पाई से पाई गई, 2 बार 12 से 2 बार 12 गया, तो हाइट आ गई 12 चौके 48। तो हाइट इज इक्वल टू 12 चौके 48। कौन के बारे में हमें ये चीज़ें पता लग गई, ये हाइट है 48 और ये क्या यार इसने पाई, ओके चलो पाई से पाई कट गया, पाई 3.14 लेनी थी, कहीं पर पाई यूज नहीं हुई, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। हाइट इज 48, रेडियस कितना था 12। अब मन ही मन में देखो 12 1 कम 12, 12 चौके 48, 1 और 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 और 1 17, रूट 17। मैंने 12 काटा था तो ये हो जाएगा 12 रूट 17। कर सकते हैं बिना कुछ लिखे ये काम, ये छोटी मोटी चीज़ें, ये कैलकुलेटिव नहीं है। ठीक है, अब ये रूट 17 निकालना पड़ेगा क्या, ये कैलकुलेशन होगी शायद इस क्वेश्चन में, इसलिए लिया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या बताना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल। तो पाई आर रेडियस कितना है 12 इंटू में एल, एल इज दिस, तो 12 इंटू रूट 17। अब मैं देखता हूं क्या कुछ कर सकता हूं, कछु ना कर सकते, क्योंकि जो दशमलव के 2 स्थानों तक बोला है 2 पॉइंट के बाद डेसिमल, तो हो सकता है इसने अप्रोक्सीमेट किया हो, क्या किया हो। तो बताओ क्या कर सकते हो, सोचो। कुछ नहीं कर सकते। एक तो मैं इसको काटूंगा नहीं क्योंकि 0 है तो भैया 2 के बाद डेसिमल लगाऊंगा। अब मैं रूट 17 की वैल्यू निकालूंगा, बस रूट 17 की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, दूसरे रंग से निकाल दो, ये मैंने आपको निकालना बताया हुआ है। देखो 4 चौके 16, 1 गया भाई, 4 का डबल आ जाएगा 8, दो दो चीज़ें उतारनी होती हैं, इसके बाद पॉइंट आ जाएगा। ये पहले निकालना बताया हुआ है। 81 एक कम पर जाएगा, 2 पॉइंट तक निकाल लो एटलीस्ट। ऑप्शन कितने दूर दूर पास पास है, 1664 है, 1669 है, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट तक निकाल लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 81 में 1 जोड़ूंगा 82। अब यहाँ पर कुछ आना चाहिए, तो ये 19 और 2 जीरो उठा ली। बताओ अब 821, 1 कम 821 आएगा, 822 दूनी, तो 800 का डबल तो 1600 होता है, तो दूनी पर चला जाएगा, तीये पर नहीं जाएगा। तो ये लो भाई, चला जाएगा मुझे पता है, 800 का डबल 1600, तीये पर 8 तीये 24 हो जाता, तो 4.12 आ गया ये। तो ये हो गया 4.12। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 412/100। ठीक है जी, अब क्या करें, अब आप और कुछ नहीं कर सकते। देखो 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे और इन सब को हम गुणा करेंगे, दैट्स इट, खत्म बात। या तो मैं ये करता हूँ, 1 12 से इसको गुणा कर दूँ, 1 12 से इसको गुणा कर दूँ और फिर उनको आपस में गुणा कर दूँ, दैट्स इट भाई। ठीक है, करें फिर काम। वाकई में ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर मैं इस स्पेसिफिक क्वेश्चन की, ध्यान से देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर अपनी 15-20 मिनट लगाऊं, 25 मिनट लगाऊं आपको क्लास में पढ़ाने से पहले, और इसकी कोई वीकनेस निकालूं कि ये देखो ऐसे करना पड़ रहा है, कल को इसकी जगह कुछ और आ जाएगा। 412 और 12 के पेयर में मुझे कुछ वीकनेस मिल गई तो कल को कुछ और आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जनरली हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ।
तो 12 इंटू 12, यहाँ पर देखो 12 12 144 होता है। मैंने 2 प्लेसेस के साथ गुणा करी तो 2 प्लेसेस भर दिए। एक कैरी आ गया 12 चौके 48 और 49, ये थोड़ी जल्दी हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं ये कर सकता हूँ 12 से इसको गुणा कर दूँ, ठीक है। उसके बाद 314 से 12 से इस 314 को कर दूँ, ठीक है। एक काम करूँ, इसी से कर लेता हूँ, ये छोटे छोटे नंबर रहेंगे। चलो भाई ठीक है, इसको कर रहा हूँ। 12 चौके 48, 4 12 चौके 48 और 4 52। शांति से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं। 5 कैरी 12 निम्मे 108 और 5 113, 11 12 चौके 48 और 11 59। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इन दोनों की गुणा कर रहा हूं। अब इन दोनों की गुणा करने के लिए आपको ये अलग से लिखना नहीं होता, इसको यहीं से यूज कर लो, इसको यहीं से। मैं सीधा 4 से इसकी गुणा कर रहा हूं, 4 8, या फिर 14 से कर दूं, 14 से भी कर सकते हो आप, ठीक है। बट वहां पर मतलब ये अंडरस्टैंडिंग, कभी मैं यहाँ के 2 उठा ले रहा हूँ, कभी यहाँ के 2 उठा ले रहा हूँ, आप एक एक डिजिट सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। ओके, तो 4 8 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1 4 3 12 और 1 13, 4 निमे 36 और 1 37, 4 5 20 और 3 23। उसके बाद 1 से गुणा करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 8 2 3 9 5। उसके बाद 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24 या फिर 28 84 होता है, 3 3 9, 3 निमे 27, 3 5 15 और 2 17, 2 9, 3 और 2 5 और 4 9, 7 और 3 10 और 8 18, 9 और 9 18 और 3 21 और 1 22, 2 5 और 4 9 और 2 11, 1 17 और 1 18, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद अब बस ये दुआ है, ये उत्तर मिल जाए, कहीं पर नहीं मिला एज यूजुअल। कहाँ पर गड़बड़ होगी भाई, कहाँ पर? इतना सब करने के बाद बहुत दिल दुखता है। क्या गड़बड़ कर दी? 12 इंटू 12 144, 12 चौके 48 और 49, ठीक है। देन 12 चौके 48, 4 12 चौके 48 और 4 52 5, 12 निम्मे 108 और 5 113, 12 चौके 48 और 11 59। यहाँ तक तो मामला ठीक है। कैलकुलेटर का यूज़ करें, कहाँ पर गड़बड़ हुई है? आप लोग एग्जाम में नहीं यूज़ कर सकते, बट मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। 59328 इंटू में 314। यहाँ पर गड़बड़ हुई है भाई, 1862 8992, ये यहाँ पर आएगा अगर आप ठीक से करेंगे। 1862 8992 ये आ जाएगा। 1862, यानी कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको टिक करूँगा। सर इतना कुछ करने के बाद भी 1864 है, क्योंकि हमने यहाँ 2 डिजिट तक लिया है, अगर 3 डिजिट तक ले लेते तो ये थोड़ा सा और बड़ा आ जाता। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? ये यहाँ पर आपने डरना नहीं है, मेरे से गलती भले ही हो गई, आपने डरना नहीं है। अगर मैं खुद करता, बिना बोल के बताता तो ठीक ही होता। बच्चे डर जा, सर आपसे नहीं हो रहा, हमसे कैसे होगा? एक बार 4 से गुणा करनी है, एक बार 1 से, एक बार 3 से, क्यों नहीं हो गए? ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। क्या पता जोड़ने में कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो क्या ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था? हाँ, ये वाकई में कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। तो अगर ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, वाकई में था, तो क्या टाइम लेगा? लेगा। क्या सबका टाइम लेगा? लेगा। तो एक तो आप डरे हुए जल्दबाजी में इसको करो, एक एक बच्चा शांति से करे, फर्स्ट राउंड में इसको छोड़ दे, नेक्स्ट राउंड में करे शांति से, और एक अटेम्प्ट में भले ही टाइम लेकर 20 सेकंड 30 सेकंड एक्स्ट्रा लेकर कर जाए। दूसरे बच्चे बार बार इसको सोल्व करेंगे, गलतियां करते रहेंगे, कभी यहाँ गलती, कभी यहाँ गलती, कभी वहां गलती। तो जब ऐसे कैलकुलेशन होती है तो शांति से करने की जरूरत होती है। अगर उस वक्त आप उस क्वेश्चन को उतना टाइम नहीं देना चाह रहे, मॉक में ये चीज प्रैक्टिस करनी है, मार्क एंड रिव्यू कर दो, कर तो मैं ये लूंगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो एक बार ऐसे क्वेश्चन को कर लो ना। एक बार 25 में से 20 21 22 क्वेश्चन करोगे तो मन को शांति मिल जाएगी, फिर कर लेना इसको। ठीक है, तो भाई अब सफियर जो वो खत्म हो गया, अपनी सारी शेप्स खत्म हो गई हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बाकी की बची हुई शेप्स के ऊपर, दैट इज पिरामिड। ये लो, तो पिरामिड के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं।
जो मैंने आपको बताया था, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। देखो, तो ये अपने पास एक पिरामिड है जिसका बेस जो है वो है ट्रैंगल बेस है, त्रिभुज बेस है। ठीक है, तो अगर ट्रैंगुलर बेस हो तो क्या होगा? ठीक है, करें स्टार्ट। ठीक है, तो अपने जितने भी पिरामिड हैं या जितने भी प्रिज्म हैं वे राइट एंगुलर पिरामिड या प्रिज्म है। राइट एंगुलर यानी कि बिल्कुल ऐसे खड़े हैं। ये वाली जो लाइन है बिल्कुल ऐसे खड़ी है, हाइट ऐसे तिरछी नहीं है ये एंगल। यानी कि ये जो चोटी है ना, ये नीचे वाली फिगर के सेंट्रोइड के ऊपर है, इसके केंद्रक के ऊपर है। नीचे वाली ट्रायंगल चाहे आइसोस्केलस ट्रायंगल हो, स्केलन ट्रायंगल हो, राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, उसके सेंट्रोइड के ऊपर मिलेगी ये चोटी। हालांकि अपने एग्जाम में सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रही है पिरामिड्स के केस में, बट मैंने आपको जनरलाइज बता दिया, उसके सेंट्रोइड के ऊपर मिलेगी ये वाली चोटी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये 3D में है, तो ये G क्या है? G है सेंट्रोइड। तो अगर G सेंट्रोइड है तो इस ट्रायंगल को बना रहा हूं मैं, ये ट्रायंगल कुछ ऐसे है। अगर आप ऊपर से देखोगे, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो, क्योंकि अपने एग्जाम में वही आ रही है। ये है ऐसे ABC। ठीक है, G है यहां पर, तो फिर AG क्या हो जाएगा? AG हो जाएगा इसका सर्कम रेडियस। ये इधर 3D में दिख रही है, इधर मैंने ऊपर से 2D इसका रूप बता दिया। तो AG, यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे हमेशा किसी भी पिरामिड के अंदर। जैसे D से लेकर G तक है अपनी हाइट, इस पिरामिड की हाइट, और साइड में जो तिरछी ट्रायंगल है यहां पर, कौन सी तिरछी ट्रायंगल? DCB। ऐसे एक और तिरछी ट्रायंगल है ऐसे, कौन सी? DAC। ऐसे एक पीछे से भी तिरछी ट्रायंगल है ऐसे, कौन सी? DAB। ये जो तिरछी ट्रायंगल हैं इनकी हाइट को स्लांट हाइट बोलते हैं, इनकी हाइट को स्लांट हाइट बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, जो हम स्लांट हाइट की बात करते हैं। तो अगर आपने ट्रायंगल DBC की हाइट निकाल ली तो उसे स्लांट हाइट बोलेंगे। ओके सर। और ये जो लाइनें हैं जो ऊपर वाले एपेक्स पॉइंट से लेकर नीचे वाले ट्रायंगल के इससे मिल रही है, किससे? वर्टिसिस से, DC, DB और DA, इनको बोलते हैं एज, कोर, या स्लांट एज बोल दो, एज वर्ड है। तिर्यक कोर बोल दो, तिरछी कोर बोल दो, इनको कोर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, AG आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? बिकॉज नीचे वाले ट्रायंगल की साइड गिवन होगी, तो अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड गिवन है तो उसका सर्कम रेडियस हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, साइड डिवाइडेड बाई √3। और अगर आपको निकालने की जरूरत पड़े ये GE, E क्या है? E मिड पॉइंट है BC का, यहां पर ये। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये मीडियन भी होगा, ये एल्टीट्यूड भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, सब कुछ होगा, है ना। तो GE क्या है? GE है इन रेडियस। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस साइड डिवाइडेड बाई √3 करोगे तो सर्कम रेडियस। अब इन रेडियस आधा होता है सर्कम रेडियस से, 2:1 रेशियो में बढ़ता है। तो साइड डिवाइडेड बाई √3 तो करो ही करो, एक 2 से और डिवाइड कर दो, आधा और कर दो, तो साइड डिवाइडेड बाई 2√3 इन रेडियस। अब अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो जिसके अंदर हाइट इन्वॉल्व है और सर्कम रेडियस इन्वॉल्व है और एज इन्वॉल्व है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर ने एज दे दी, आपका दिल करे तभी आप AG निकाल सकते हो, तभी आप GE निकाल सकते हो। साइड गिवन है, √3 से डिवाइड करो ये आ गया, 2√3 से डिवाइड करो ये आ गया। अब अगर एग्जामिनर ने ये दे रखा है, मान लो एग्जामिनर ने ये पूछ रखा है, तो वो हाइट देगा, ये आप निकाल लोगे, ये निकाल दोगे। यानी कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी दो भुजाएं देगा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी दो भुजाएं आपको पता होगी, अगर आपको तीसरी निकालनी है तो ये बस आपने समझना है। क्या सर हमें एग्जैक्टली ये रट के रखना है? ये रट के नहीं रखना, समझ के रखना है कि आप ये बना सको, जरूरत पड़ने पर आप ये बना सको। क्लियर है मेरे भाई? तो अगर इस पिरामिड का वॉल्यूम हमने निकालना है तो वही 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, जो मैंने यहां पर बता रखा है 1/3। नीचे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया होगा √3/4a²। इक्विलेटरल ट्रायंगल ना होती, कोई और ट्रायंगल होती, तो उसका एरिया तो आपको निकालना आता ही है। मेंसुरेशन 2D में हर एक ट्रायंगल का एरिया देखा है, निकालने का तरीका सीखा है, तो वो कुछ ना कुछ देगा जिससे हम एरिया निकालेंगे। वो इंटू में हाइट, ये सिंपल है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है?
हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू में स्लांट हाइट, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू में स्लांट हाइट। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि ये आपको समझ में आए। थोड़ा सा कोई भी डाउट है इस फिगर को खुद आराम से बैठ के वीडियो को पॉज करके अभी समझ लो कि कौन सी चीज़ क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया है। ठीक है, आगे हम इसको यूज़ करेंगे। और मैं इस फिगर को ज़रूरी नहीं है ऐसी ही बनाऊंगा, ऐसे बनाने में टाइम लगेगा। हो सकता है मैं ये फिगर ऐसे बना दूं, नीचे वाली ट्रायंगल मैं ऐसे बना दूं ABC, और ये इसका सेंट्रोइड है, इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे खड़ा कर दूं। मुझे तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत है ना भाई, तो अगर मुझे स्लांट हाइट वाली निकालनी होगी तो मैं ऐसे कर दूंगा। अगर मुझे स्लांट एज के साथ कोई रिलेशन चाहिए होगी तो मैं ऐसे कर दूंगा। ये D है। ठीक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर दया करके इसको अलग रंग में बना दूंगा ऐसे। और बोलो। तो अब मैं ज़रूरी नहीं है कि पूरा डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, ये आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये ट्रायंगल खड़ी है हवा में, ये ट्रायंगल लेटी है, ABC लेटी है, और ये काले वाली ऐसे खड़ी है। मैं ऐसे बनाऊंगा, इनमें से एक ही बनाऊंगा, या तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी सवाल में या इसकी। आगे बढ़ जाऊं फिर? चलो भाई, अब आएगा मज़ा, क्वेश्चन करेंगे ये। मेरे बताने से पहले हर एक क्वेश्चन ट्राई किया जाएगा, आप इजीली कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, द बेस ऑफ ए पिरामिड इज इन द, और हाँ यहाँ पर भाग के डायग्राम नहीं बनाना, रिलैक्स आराम से समझो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से। द बेस ऑफ ए पिरामिड इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द बेस इज 18 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम? तो सबसे पहले ये देखो, अच्छा वॉल्यूम उसने पूछा है, वॉल्यूम के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? वॉल्यूम के लिए मुझे चाहिए सर 1/3 इंटू में बेस का एरिया इंटू में हाइट, यही चाहिए। तो 1/3 इंटू बेस कैसा है, तभी तो बेस का एरिया निकालेंगे। सर बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। क्या उसकी साइड गिवन है? सर उसका पेरीमीटर गिवन है 18, ठीक है। पेरीमीटर 18 है तो साइड कितनी हो जाएगी सर? 6। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, जो बेस है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड 6 है, तो उसका एरिया कितना होएगा? √3/4 इंटू A² 36। तो दिस इज एरिया ऑफ द बेस। तो क्या उसकी हाइट गिवन है? हाइट ऑफ द पिरामिड, किसकी हाइट? पिरामिड की, इस 20 सेंटीमीटर। ये अपना उत्तर है। क्या यहाँ पर डायग्राम बनाना था? नहीं बनाना था। तो ऐसे ही हम शांति से समझेंगे, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चन में। क्या है, कई बार बच्चे इन क्वेश्चन से डरते हैं, अरे क्या है, इसका बेस एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल मेंसुरेशन 2D में पढ़ी है। हाँ जी, जिस लेवल तक हमने मेंसुरेशन 2D में पढ़ी है ना, उस लेवल तक तो वो इन्वॉल्व ही नहीं करता। यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें रहती हैं, साइड दे दी, पेरीमीटर दे दिया, एरिया दे दिया, हाइट दे दी, बेसिक सी चीज़ें रहती हैं। और फिर है क्या, गुणा में हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, या फिर बेस के पेरीमीटर से स्लांट हाइट की गुणा कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो बेस का एरिया जोड़ देंगे, ट्रायंगल ABC, वो तो बेस का एरिया तो हमें वैसे भी निकालना आता है, ट्रायंगल है, डरना ही नहीं है हमें। आगे बढ़ जाऊं, तो 4 × 12 × 36, 20 × 60 √3। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ूं, द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना, अच्छा पिरामिड है, ट्रायंगुलर बेस है, ठीक है। ईच साइड ऑफ विच इज 20, तो ऐसे दिमाग में स्टोर नहीं होना चाहिए कि हर एक साइड 20 है, जस्ट पढ़ते रहो। ईच स्लांट एज इज 30, ठीक है, स्लांट एज बता दी। दी वर्टिकल हाइट ऑफ द पिरामिड, तो पिरामिड की वर्टिकल हाइट बताओ। अब हम देख लेंगे क्या क्या गिवन है। ये मैंने बना दी जो फर्श पर ट्रायंगल रहती है, ये मैंने इसका सेंट्रोइड बना दिया, ये मैंने इसकी हाइट बना दी, ठीक है भाई। अब देखता हूं उसने क्या क्या दिया है। मुझे निकालनी है वर्टिकल हाइट, ये निकालनी है, और उसने मुझे दे दी ईच स्लांट एज, ये एज दे दी,
अगर मैं नीचे वाली ट्रायंगल के वर्टेक्स से मिलाऊंगा, शीर्ष से मिलाऊंगा, तो एज आएगी। अगर मैं नीचे वाली ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट से मिलाऊंगा ऐसे, तो स्लांट हाइट आएगी, है ना। ये उसने दे नहीं रखी तो ठीक है भाई। ओके, तो क्या क्या बता दिया उसने, ए बी सी, लेट दिस बी जी, एंड ये मान लो आप है ओ। ईच साइड ऑफ विच इज 20, तो ट्रायंगल की साइड जो है वो 20 है, कोई दिक्कत नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ईच स्लांट एज इज 30, तो स्लांट एज कितनी है भाई, 30 है, ठीक है। उसने हाइट हमसे पूछी है, यानी कि मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो ए जी क्या है, ए जी है सरकम रेडियस। आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, साइड डिवाइडेड बाई √3, 20/√3। तो ये क्या है भाई, 20/√3। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आप लिख सकते थे। हाइट निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, खत्म। ठीक है, करें फिर, चलो जी। तो भाई नंबर 1 तो मैं इस 0 को काट दूं, यानी कि मैं 10 को काट रहा हूं, बाद में मैं 10 चिपका दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, 3 का स्क्वायर है 9, माइनस में इसका स्क्वायर 2 दूनी 4/3 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 3 में 27, 27 में से 4 गए 23, अंडर रूट 23/3। मैंने एक 10 काटा था तो वो मैंने गुणा कर दिया, तो 10 गुणा अंडर रूट 23/3। तो बताओ कुछ है क्वेश्चन में, जो गिवन है आराम से प्यार से देखते रहेंगे, जो निकालना है वो भी प्यार से देखते रहेंगे और अपना कर लेंगे। आगे बढ़ जाऊं, अगर वो इसमें ये भी बोल देता कि भाई इसकी स्लांट हाइट निकालो, अब देखो ध्यान से, अगर वो हमें इसी में हाइट पूछने की बजाय ये पूछ लेता कि वॉल्यूम बताओ, तो मुझे इतना पता है कि वॉल्यूम होएगा 1/3। 1/3 को भी हटा दो एक बार, एरिया ऑफ द बेस और हाइट। एरिया ऑफ द बेस तो निकला पड़ा है क्योंकि बेस वाले ट्रायंगल की साइड बता, हाइट निकालनी है, मैं हाइट निकालता, एरिया ऑफ द बेस को इससे गुणा कर देता। अगर वो हमसे बोलता कि भाई हमें निकालना है, क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, तो मुझे पता है वो होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस तो यार साइड पता है 20, तो 20 60, स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो ये देखो, ये हाइट आ गई, फिर मैं इसको ऐसे कर देता। अब ये इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये 20√3 है तो उसका आधा होएगा 10√3, और हाइट की वैल्यू मुझे यहाँ पे पता चल गई, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। एक बार फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और फिर मैं सरफेस एरिया बता दूंगा। ये सब कुछ है बस पिरामिड में, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ जाऊं, द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10√3। तो बेस के बारे में सब कुछ सॉर्टेड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 10√3 है, सब कुछ पता है हमें। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, टोटल सरफेस एरिया इतना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, टोटल सरफेस एरिया होता है बेस का एरिया प्लस में लेटरल सरफेस का एरिया। एक पिरामिड है उसके चारों तरफ का एरिया और बेस का एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मुझे पता है कितना है, 270। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होएगा, मैं टोटल सरफेस एरिया में से बेस का एरिया घटा दूंगा, क्योंकि बेस का एरिया मैं निकाल सकता हूँ इजीली, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना भाई साहब, 270√3 घटा में बेस का एरिया कितना होगा, बेस का एरिया होएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4 इंटू में a स्क्वायर, उसकी साइड है 10√3, तो 10√3 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4 से मैंने इसको काट दिया 25 पर, 25 दिए 75√3, ये हो जाएगा 70 में से 70 गए कट गया, 200 में से 5 गए 195√3। मैंने सर आपने लेटरल सरफेस एरिया क्यों निकाला, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, 1/3 से गुणा करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, हाफ से गुणा करेंगे ऑफकोर्स, ठीक है। तो स्लांट हाइट मिलेगी अब मुझे यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लांट हाइट है ये, ठीक है। तो देन इट्स हाइट इज, तो इसकी हाइट निकालनी है, तो पहले तो मुझे स्लांट हाइट मिल जाएगी। ये क्या है, ये है हाफ, बिकॉज लेटरल सरफेस एरिया है इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस, तो बेस है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है 10√3, तो पेरीमीटर हो जाएगा 10 दिए 30√3 इंटू में स्लांट हाइट इज इक्वल टू 195√3। तो ये समझ में आ रहा है कि मैं क्यों कैसे कर रहा हूँ, हम क्यों चल रहे हैं, हम समझ के चल रहे हैं। जो पिरामिड की फिगर है उससे बच्चों को डर लगता है,
इसलिए मैं बहुत ही तसल्ली से इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, एक छन्नी की तरह क्लियर हो जाए आपको ये चीज़ कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। डरने की क्या बात है जब हम तुम्हारे साथ हैं। तो 3, ये √3 से √3 गया, 2 से ये जाएगा 15 पर, 15 से कटेगा, क्या कटेगा, 15 एकम 15, 15 तिये 45। तो स्लांट हाइट इज इक्वल टू 13। तो एल की वैल्यू क्या आ गई भाई, एल इज इक्वल टू 13। अब उसने बोला मुझे हाइट बताओ। अब मैं अपनी ट्रायंगल बनाऊंगा, देखो, और इसमें भाई साहब पूछ रहे हैं हमसे हाइट बताओ। तो अब मैं देखूंगा मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास स्लांट हाइट है, तो इसीलिए अब मैं ये वाली ट्रायंगल बनाऊंगा, इस साइड के मिड पॉइंट पर आऊंगा। अगर मेरे पास एज होती तो मैं यहां पर आता, कोर होती तो मेरे पास ऊंचाई है, त्रियक ऊंचाई, तो मैं यहां पर आ गया। अब मुझे बतानी है क्या इसकी हाइट। अब वो हाइट पूछ रहा है, वो आपसे वॉल्यूम भी पूछ सकता था, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो स्लांट हाइट है 13, और ये क्या होएगा, ये इसका हम नाम दे देते हैं ओ जी एंड सी। तो जी सी क्या होएगा, जी सी है भाई साहब इन रेडियस। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो क्या कि साइड डिवाइडेड बाई 2√3, यानी कि 5, √3 से √3 गया तो 5, 12, 13, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो कुल मिलाकर बात यह है, ये नहीं है कि हमने सवाल फास्ट किया कि नहीं, सवाल क्लियरली समझ में आया कि नहीं। ये नहीं लगना चाहिए कि कोई जादुई चीज चल रही है, मतलब कि हवा नहीं बनना चाहिए सवाल का, बहुत डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट, ये नहीं बनना चाहिए, क्लियरली समझ में आना चाहिए, भले ही 2-3 स्टेप्स हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाऊं, अब शांति से इसे ट्राई करो। द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4, ठीक है, समझ में आ गया बेस कैसा है। हाइट ऑफ द पिरामिड इज हाफ ऑफ इट्स स्लांट हाइट, इसकी हाइट जो है स्लांट हाइट से हाफ है। तो हाइट और स्लांट हाइट को लेकर डायग्राम बना लेते हैं। इसका ये जो सेंट्रोइड है इसके एग्जैक्टली ऊपर ऐसे हाइट, इसके मिड पॉइंट पर आया मैं। तो ये बोल रहा है कि जो हाइट है वो स्लांट हाइट की हाफ है। तो अगर हाइट क्या बोलते हैं h है, तो स्लांट हाइट 2h है, ठीक है जी, ओके। और हमें क्या पता है, क्या हमें इस लाइन सेगमेंट के बारे में पता है, क्या हमें जी डी के बारे में पता है? हाँ जी सर पता है। जी डी जो है वो इन रेडियस होती है, जो कि होती है साइड डिवाइडेड बाई 2√3। साइड 4 है तो 4 डिवाइडेड बाई 2√3, यानी कि 2/√3। अब आप यहां पर दो चीज देख सकते हो भाई साहब। एक तो आप ये देख सकते हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली साइड डबल है किसी दूसरी साइड के कंपैरिजन में। ये कब होता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड डबल है? 30 डिग्री के सामने वाली साइड से डबल होती है, यानी कि ये 60 डिग्री वाला है, ये √3 है। अपने पास √3 की वैल्यू पड़ी है, जीडी की वैल्यू पड़ी है अपने पास, ठीक है। तो √3 की वैल्यू पड़ी है, तो मैं एक की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, फिर इसकी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। हमने निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होएगा, एरिया ऑफ द बेस तो मैं निकाल सकता हूँ, हाइट चाहिए मुझे, एच की वैल्यू चाहिए। तो अगर √3 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? एक तो आप ऐसे कर सकते हो, एक आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ऐसे भी कर लो, ठीक है। ठीक है भाई, तो अगर √3 की वैल्यू इतनी है, मैं पाइथागोरस थ्योरम में लगा देता हूं, तो इसका स्क्वायर होएगा 4h² माइनस h² इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, 2 दूनी 4/3। इट इम्प्लाइज दैट 3h², मैं जानबूझ के ज्यादा स्टेप लिख रहा हूं, इज इक्वल टू दिस। तो अब ये 3 उधर जाएगा, तो इट इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 2/3। नीचे वाले 2 3 में से एक 3 उठा लिया, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब मैं निकाल रहा हूं जी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होएगा, 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस। बेस कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 4, तो वो होएगा √3/4 इंटू a², 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इंटू में हाइट जो कि है 2/3। तो ये है जी आपका उत्तर, ठीक है, क्लियर है। तो कैसे कैसे काटूं, कैसे दे रखा होगा इसने, 4 दूनी 8 √3 बटे या तो 9 होगा,
या फिर इसने क्या किया, इसने इस √3 से इसको भी √3 पर काट दिया, तो 8/3 √3। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये क्वेश्चन करो, भले ही आपको टाइम लगे, मतलब इन सारे क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, बट आपके दिमाग में पिरामिड का डर नहीं होना चाहिए। ये आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग जानी चाहिए कि यार पिरामिड भी एक नॉर्मल सा टॉपिक है। जनरली बच्चे जो हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं इसमें, काफ़ी पेपर में सवाल आता है तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बेस है और हवा में एक राइट एंगल ट्रायंगल है बस। द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद एरिया दिस। तो बेस में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया ये है, तो √3/4a² से इक्वेट करूंगा, उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है जी। इफ द एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल फेसिस, इसके एक लेटरल फेस का एरिया जो है वो 30 सेंटीमीटर² है, देन इट्स हाइट इज इक्वल टू व्हाट। तो जो लेटरल फेस है उसका एरिया बता रहा है, यानी कि किसका एरिया बता रहा है, ये बता रहा है ये, इसका एरिया। ये बोल रहा है एक लेटरल फेस का एरिया इसका, ये बता रहा है कि 30 सेंटीमीटर²। ठीक है, या तो मैं एक ये काम कर सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा अभी, कि एक लेटरल सरफेस एरिया का बता दिया, इसका बेस मुझे पता है, हाँ जी। देखो, या तो मैं ये काम कर सकता हूं कि ये जो एक ट्रायंगल है इसका एरिया उसने मुझे बता दिया 30, इसका बेस मुझे पता है क्या? क्या मुझे ट्रायंगल ABC के बेस की लंबाई पता है? क्या मुझे BC की लंबाई पता है? बताना। BC है नीचे जो ट्रायंगल बनी हुई है उसकी साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है √3/4a² इज इक्वल टू, हम निकाल ही लेते हैं, जरूरत तो पड़ेगी ही, 16√3, तो √3 से √3 जाएगा, 16 चौके 64, a² इज इक्वल टू 64, देयरफॉर a इज इक्वल टू 8। तो ये BC है 8। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो इस वाली ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो क्या होती है, वो होती है स्लांट हाइट। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, एक फेस का एरिया है 30, तो ऐसे ऐसे 3 फेस हैं लेटरल सरफेस एरिया में, तो टोटल लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया, 30 इंटू 3। तो मैं ऐसे भी कंपेयर कर सकता हूं कि लेटरल सरफेस एरिया होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस, तो बेस की साइड है 8, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू में स्लांट हाइट, ये पूरा लेटरल सरफेस एरिया है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, जो कि बराबर है 30 इंटू 3 के। या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि ये जो एक ट्रायंगल बन रही है साइड में, इसका एरिया होएगा हाफ इंटू बेस, क्या होएगा इस ट्रायंगल का, 8, इंटू में हाइट, इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, ऐसे ये ऐसे तिरछी है हवा में, इसकी जो हाइट होती है उसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, इज इक्वल टू 30। कैसे भी कर लेते हैं, दोनों तरीके से स्लांट हाइट आ जाएगी। हम फिगर को समझ रहे हैं भाई साहब, हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो करते काम। ठीक है जी, 2 से ये जाएगा 4 पर, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा 15 पर। L इज इक्वल टू 15/2, कहीं से भी निकाल लो, और ये नहीं है कि वो अच्छा है ये अच्छा है, किसी भी तरीके से निकाल लो, L इज इक्वल टू 15/2। अब उसने हमसे क्या पूछा है, देन इट्स हाइट, तो मेरे पास L है, तो एक या तो L है, एक एज है, एक हाइट है, तीन ही तो चीज़ है। अगर L है तो L के साथ एज हाइट वाली बना दूंगा, हमेशा हाइट तो बननी ही होती है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ हाइट तो बननी ही होती है। बस ये होता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस हाइट के साथ ये एज वाली बनाऊं या स्लांट हाइट वाली बनाऊं। तो हाइट निकालनी है भाई, ये वाली बनाऊंगा। ठीक है, तो स्लांट हाइट है भाई साहब 15/2, और हाइट मुझे निकालनी है, तो ये मुझे पता है क्या होगा, साइड डिवाइडेड बाई 2√3, यानी कि साइड है 8/2√3, इन रेडियस है क्योंकि, तो 4/√3। अब मैं लगा दूंगा इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम। अंडर रूट 15/2 का स्क्वायर, 225/4, माइनस में इसका स्क्वायर, 4 चौके 16/3।
तो ये आ जाएगा अंडर रूट 675 माइनस 16 चुके 64 बटे में 4 थी 12, यानी कि अंडर रूट 611 बटे में 12। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ते हैं जी। The sum of all the lengths of edges of a regular tetrahedron। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का क्या मतलब है? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का मतलब है कि ट्रायंगुलर पिरामिड with 4 faces as equilateral triangle। जो ट्रायंगुलर पिरामिड है उसके नीचे वाला जो फेस है और ऊपर वाले जो 3 फेस हैं सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ऑल एजेस इक्वल, सारी एजेस इक्वल है। यानी कि ये जो है, 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 सबकी लंबाई सेम है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो टोटल एजेस कितनी होते हैं भाई साहब? 3 तो नीचे होती हैं, 3 ये हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 एजेस होती हैं। तो 6 इंटू ए, सम ऑफ ऑल द एजेस इज 36। तो इट इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 6। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो आ गई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। तो इसके वॉल्यूम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बताया जा सकता है, बट वो रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, हम इजीली निकाल लेंगे। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। तो एरिया ऑफ द बेस आ जाएगा क्योंकि साइड गिवन है। अब मुझे निकालनी है इसकी हाइट, तो हाइट निकालते हैं जी इसकी। देखो तो क्या गिवन है, हाइट तो हम निकाल लेंगे, लेकिन हाइट के साथ गिवन क्या है? स्लांट हाइट गिवन है। निकालने का तो मैं स्लांट हाइट भी निकालूं, बिकॉज ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? √3/2 है। या फिर यहां से निकालो, कहीं से भी निकाल लो, क्योंकि ये एक एज है और सारी एज की लंबाई यही है 6। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई अपना, क्या बोलते हैं उसको, सर्कम रेडियस। तो ये हो जाएगा साइड, क्योंकि बेस की जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 6। तो साइड डिवाइडेड बाई √3, तो ये हो जाएगा 2√3। ये हो जाएगी जी हाइट। तो हाइट क्या हो जाएगी? अंडर रूट, एज इट इज ले लेता हूं मैं बिना कैंसिल आउट किए, छोटी छोटी वैल्यूज हैं। 6 का स्क्वायर हो जाएगा जी 36, माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 थी 12, तो अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 विल बी 4 6 24, यानी कि 2√6। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम पूछा है क्या? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस। बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a² इंटू में हाइट जो कि है 2√6। दैट्स इट, खत्म बात। 4 3 12 3 36, √6 को मैं ऐसे देख रहा हूं, ताकि √3 इंटू √3 से क्या बन जाए? 3 3 3 9 दूनी 18, 18 √2। अच्छा, इसने ऐसे कर रखा है, तो √2 की वैल्यू है भाई साहब 1.414। ठीक है, तो 1.41 तक ही चलता हूँ मैं। 18 1 18, 1 18 चौके 72 और 1 73, 7 18 और 7 25, 25.38। तो बिकॉज मैं 2 डिजिट तक गया, थोड़ा छोटा रह गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। द बेस ऑफ ए पिरामिड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4। ठीक है, इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 3 टाइम्स इट्स वॉल्यूम। इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो इसके वॉल्यूम का 3 गुना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो पिरामिड का वॉल्यूम बताओ भाई। ठीक है, बेस ये है, टोटल सरफेस एरिया, अच्छा ये बता दिया, नीचे 4 है। तो चलो जो भी उसने बोला है वो करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई? टोटल सरफेस एरिया होगा एरिया ऑफ द बेस प्लस में लेटरल सरफेस एरिया। एरिया ऑफ द बेस क्या होगा? एरिया ऑफ द बेस होएगा √3/4 a², 4 का स्क्वायर 16, प्लस में
लेटरल सरफेस एरिया क्या होएगा, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस। तो बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है 4, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 3 12 बेस का, इंटू में स्लांट हाइट। दिस इज इक्वल टू इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 3 टाइम्स इट्स वॉल्यूम, इज इक्वल टू 3 इंटू जो भी इसका वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम क्या होएगा, इसका वॉल्यूम होएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, इंटू में हाइट। तो यहाँ पर तो 2 वेरिएबल हैं, तो यानी कि मुझे h और l का रेशियो मिलेगा, क्या मिलेगा, l हो गई h हो गई, ठीक है जी, निकालते हैं, जो भी मिलेगा कैलकुलेट करते हैं। 4 चौके 16, 4√3, 2 छिके 12, ठीक है भाई, देन 3 से 3 कट गया, 4 चौके 16, 4√3h, ये हो गया 6l, ये हो गया 4√3। L और H में रिलेशन हमें पता है, ठीक है, उसका यूज़ करना पड़ेगा फिर यहाँ पर, है ना, 4√3 4√3, ठीक है, चलो उस रिलेशन का यूज़ करते हैं फिर। ये क्या है अपनी सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के ऊपर हाइट और L यानी कि स्लांट हाइट, तो ये इसके बीच में जो रिलेशन है वो देखते हैं। इसका ये हो जाएगी इसकी h, ये हो जाएगा इसकी l, और ये हो जाएगा इसका इन रेडियस, यानी कि साइड डिवाइडेड बाई 2√3, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2√3, दैट इज इक्वल टू 2/√3। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में रिलेशन है h स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर 4/3 इज इक्वल टू l स्क्वायर। ये रिलेशन है क्या, ये यूज़ करनी पड़ेगी क्या, फाइंड द वॉल्यूम, मुझे निकालनी है हाइट। अगर मुझे हाइट निकालनी है, ठीक है, इसका इट्स टोटल सरफेस एरिया ही बोला था, इस 3 टाइम्स इट्स वॉल्यूम, हाइट निकालनी है तो भाई साहब यहाँ से L को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसको स्क्वायर करके यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। बट मैं ये सोच रहा हूँ क्या सच में ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करवाएगा एग्जामिनर, समभुजी है अगर इसका कुल क्षेत्रफल इसके आयतन का, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा भाई। चलो फिर भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाएगा वो, और क्या। तो इस 4√3 को मैं उधर भेज दूँ फिर, तो इधर आ जाएगा 6l, अगर कुछ कट सकता हो तो मैं काट लेता हूँ, इधर से भी √3 कटेगा, इधर से भी √3 कटेगा, इधर से भी √3 कटेगा, ठीक है, और 2 भी कट जाएगा, तो ठीक है काट लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, ठीक है, और √3 भी मैं हर जगह से काट देता हूँ, √3 यहाँ से भी काट दिया, √3 यहाँ से भी काट दिया, और √3 यहाँ से भी काट दिया, चलो ठीक है। तो अब मुझे मिला कि √3l इस इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 2h माइनस में 2, तो अब मुझे इसका स्क्वायर ही करना पड़ेगा। इट इम्प्लाइज दैट 3l स्क्वायर इस इक्वल टू इसका स्क्वायर, यही मैं सोच रहा था ऐसे करवाएगा क्या वो, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8h। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा l स्क्वायर की। इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो 3 इंटू दिस, तो 3h स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4/3 यानी कि 4, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ भाई मैं, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, इस इक्वल टू 4h स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 8h, क्वाड्रेटिक सोल्व करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो अगर मैं हर एक चीज़ क्वाड्रेटिक नहीं सोल्व करनी पड़ेगी, चलो बच गए, 4 से 4 कट जाएगा, अब नहीं करनी पड़ेगी सोल्व, h स्क्वायर उधर जाएगा, h स्क्वायर 8h इधर आएगा, 8h, ठीक है, h से h कट जाएगा। जैसे अब एक बात ध्यान से देखना, जैसे कई इक्वेशन में हमें रास्ता दिख जाएगा कि ऐसे होगा, कई इक्वेशन में क्या होगा, हमें थोड़ी सी दूर का रास्ता दिखेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और आगे का रास्ता दिख जाएगा। जैसे मुझे नहीं पता था कि क्वाड्रेटिक नहीं सोल्व करनी पड़ेगी, मैं यही सोच रहा था तब से, यार ऐसे तो क्वाड्रेटिक सोल्व करनी पड़ेगी, कोई आसान तरीका देखो, तो देखो ठीक है। तो h इज इक्वल टू 8, अब हमें बताना है इसका वॉल्यूम, तो अब अपने पास सब कुछ है। अगर h की लंबाई मिल गई, एरिया ऑफ द बेस अपने पास है, हाँ जी सर h भी है, निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम इज 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस, इसकी साइड क्या है भाई 4, √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू में हाइट दैट इज इक्वल टू 8, 4 चौके 16,
8 चौके 32, नीचे √3 दे रखा होगा, 8 चौके 32 बटे नीचे √3 है ना, ये रहा। इस √3 से ये √3 काट दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बढ़िया क्वेश्चन था। बताओ भाई, इफ P be the length of perpendicular drawn from a vertex of a regular tetrahedron, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन मतलब वही जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसी पिरामिड जिसकी सारी एजिज जो हैं बराबर हैं, चारों ट्रायंगल जो हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टू इट्स ऑपोजिट फेस एंड ईच एज इज ऑफ लेंथ 2a, ये क्या बोल रहा है, एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, इसके एक वर्टेक्स से, ऊपर वाले वर्टेक्स से, किसी भी एक वर्टेक्स से, ये चारों तरफ से सिमेट्रिकल है, किसी भी एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट फेस पर, तो इसके ऑपोजिट ये वाला फेस होगा के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है जी, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, इफ P is the length of this perpendicular drawn from a vertex of a regular tetrahedron to its opposite face and each edge is of length 2a, और हर एक एज की लंबाई जो है वो 2a है। ठीक है जी, तो हमें क्या बताना है, देन 3p², तो 3p² की वैल्यू बताओ, तो बता देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें एज की लंबाई पता है, तो मैं इसके साथ ऐसे मैच कर सकता हूँ। ठीक है, इसको यूज करेंगे, ये 2a हो गई, ये वाली ट्रायंगल बना दी मैंने। क्यों बना दी मैंने ये वाली ट्रायंगल, समझ में आ गई, क्योंकि एज की लंबाई पता थी, परपेंडिकुलर की लंबाई पता थी, तो बस एज की लंबाई पता होगी तो ये वाली बना दूंगा, स्लांट हाइट की पता होगी तो ये वाली बना दूंगा, सिंपल है। ठीक है भाई, चलिए जी, और ये क्या होएगा, ये तो सर सरकम रेडियस है, तो ये हो जाएगा साइड डिवाइडेड बाई √3, यानी कि बेस की जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 2a डिवाइडेड बाई √3, तो 3p², तो p का स्क्वायर है, स्क्वायर किस में आता है, पाइथागोरस थ्योरम में, तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं भाई। चलो, तो 2a का स्क्वायर यानी कि 4a² इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, 2 दूनी 4 बटे 3a²। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, अगर मैं इसको उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 3 चौके 12, 12 में से 4 गए 8, 8 बटे 3a² इज इक्वल टू p²। अगर मैं इस 3 को उधर भेज दूं तो 8a² इज इक्वल टू 3p²। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई, बस ये शांति आपके दिमाग के अंदर डेवलप करना चाह रहा हूं कि कुछ नहीं है, जो भी हमने सीखा वही है। ये बताओ, एक क्वेश्चन आया था, इत्मीनान से शांति से करो, कर लोगे आप। A right triangular pyramid XYZB is cut from cube as shown in the figure. क्यूब का एक कोना काट दिया ऐसे। ठीक है, दी साइड ऑफ द क्यूब इज 16, क्यूब की जो साइड है, जो एज है वो 16 है, सारी एज। ठीक है जी, XYZ मिड पॉइंट्स हैं, X मिड पॉइंट है, Y मिड पॉइंट है इस एज का, Z मिड पॉइंट है इस एज का। तो ऐसे इमेजिन करो एक पनीर रखा हुआ, पनीर का क्यूब, और यहाँ का मिड पॉइंट, यहाँ का मिड पॉइंट और यहाँ का मिड पॉइंट, ऐसे उसने काट दिया था, ये बन जाएगी पिरामिड, एक पिरामिड बन जाएगी। ठीक है जी, ओके, तो उसने इसके बारे में पूछा गया, वो देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो इसका एक तो ये वाला सरफेस है, ये वाला, एक इसका ये वाला सरफेस है कि नहीं है, और एक इसका ये वाला सरफेस है। तो ये तीनों सरफेस बराबर हैं कि नहीं है। हाँ जी सर, ये तीनों सरफेस बराबर हैं, तो इनमें से किसी भी एक सरफेस का एरिया निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है सर। ये XBZ राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि क्यूब के ये जो, या फिर ये मान लो ये जो स्क्वायर है, इसके कोने पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दूंगा मैं। ओके, और एक चौथा फेस और है, इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। चौथा फेस जब आप इसको पकड़ के ऐसे उठाओगे तो इसके नीचे एक ट्रायंगल होगी XYZ। अच्छा, वो कैसी ट्रायंगल होगी, जिसकी एक साइड होगी XY, एक साइड होगी YZ, एक साइड होगी XZ, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। उसका एरिया तो हमें कुछ करना ही नहीं, ये फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं हमें, है ना। देखो, क्यूब की पूरी साइड कितनी थी, 16, तो ये 8 होएगा, ये 8 होएगा, ये भी 8 होएगा। ठीक है, ये भी 8 होएगा। अब आप देखो ट्रायंगल XBZ में अगर ये 8 है, ये 8 है, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो XZ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8√2।
तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यहीं पे लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, क्योंकि ये बेस वाली ट्रायंगल है नीचे, जब आप इस पिरामिड को उठाओगे तो नीचे ये ट्रायंगल मिलेगी, इतना का आपको इमेजिन करना पड़ेगा। प्लस 3 फेसिस हैं, 1 2 3, लेटरल सरफेस एरिया हम निकालना चाह रहे हैं, तो 3 इंटू में, ऐसे मत करना सर पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लांट हाइट, निकालने को इसकी स्लांट हाइट भी निकाल सकते हो, बट अननेसेसरीली कैलकुलेटिव क्यों करें, इन सरफेसिस का एरिया ही निकालना है ना, तो 3 गुणा में एरिया ऑफ एक्स बी जेड, यार ये तीनों फेस का एरिया एक्स बी जेड का, एक्स बी वाई का, वाई बी जेड का सेम ही तो होगा, ये तो इजीली निकला पड़ा है अपने पास। एक्स वाई जेड जो बेस है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 8√2, ये हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 8/8 इंटू 2, प्लस में 3 इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे ही ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मत सोचना सर ये कैसे है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने राइट एंगल बनाए हैं, दिख पाए अब आपको, कर दें फिर, 4 से जाएगा भाई 16 पर, 2 चौके 8, 8 चौके 32, 96, 16 दूनी 32, तो यानी कि 32 कॉमन आ जाएगा, अगर मैं 32 को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा √3, और वो है 32 96, या फिर 32 √3 कॉमन ले लिया, सिर्फ 32 कॉमन ले लिया, ऑप्शन डी जो आपको दिख नहीं रहा दैट इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। सर अगर लास्ट वाले क्वेश्चन में सर इसमें वॉल्यूम पूछ लेता, इसकी हाइट निकालने को बोल देता, है ना, वैसा ही क्वेश्चन लेकर आया, एग्जैक्टली वैसे ही पिरामिड बनाई गई है क्यूब के कोने को काट कर, तो इस फिगर को भी अच्छे से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ ए क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, इट इज कट बाई ए प्लेन इनटू ए पिरामिड, एक क्यूब है उसको एक प्लेन ने, एक आरी मान लो, आरी एक प्लेन है उससे ऐसे काट दिया हमने, इन सच ए वे दैट इट्स 3 को टर्मिनस, को यानी कि साथ साथ, टर्मिनस ये क्या होता है हिंदी में देखो, सह अंतक, जो साथ में अंत होते हैं, टर्मिनेट साथ में होते हैं, को टर्मिनस एजिस, किन को बोलते हैं को टर्मिनस एजिस, देखो क्यूब की ये वाली एज यहां पर खत्म हो गई, ये वाली एज यहां पर खत्म हो गई, ये वाली एज यहां पर खत्म हो गई, ये तीनों को टर्मिनस हैं, ऐसे ही ये और यहां से जो आएगी ये तीनों को टर्मिनस हैं, ठीक है, ओके से को टर्मिनस एजिस रिमेन हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल लेंथ, जो उनकी ओरिजिनल लेंथ थी उससे हाफ रह गई है वो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, हमें पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है, इस पिरामिड का वॉल्यूम एक्स वाई जेड बी, डिट्टो सेम वो ले आया मैं डायग्राम यहाँ पर भी, तो निकालें फिर इसका, चलो भाई, तो देखो इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो हमें चाहिए एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस तो इजीली आ जाएगा, अगर इसकी साइड 24 है तो ये 12 है, ये 12 है, ये भी 12 होएगी, ओके जी, और ये हो जाएगी 12√2, राइट एंगल ट्रायंगल है आइसोस्केलस, ठीक है, तो इसका बेस है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसकी साइड तो अपने पास है, तो एरिया ऑफ द बेस तो आ जाएगा, मुझे हाइट चाहिए इसकी, क्या चाहिए हमें हाइट चाहिए इसकी, तो अब मैं ये बना दूं यहाँ पर 3D के अंदर ऐसे, ये है x, ये क्या हो गया, द फाइल डजंट प्लीज इंस्टॉल एन ऐप, मामला भाई, बस यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है, तो एक्स वाई जेड इसी को मैं बना रहा हूँ, ठीक है भाई, अब ये है b, मुझे ये हाइट चाहिए, ठीक है, ये इसका सेंट्रोइड मैंने मान लिया, ये b है, ये b जो इसके टॉप वाली, ये पिरामिड अब मैं आपको 3D में दिखाऊंगा, तो मुझे ये चाहिए, अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास है क्या क्या, अपने पास एज है, बी एक्स की लंबाई है अपने पास, ये निकालने को हम स्लांट हाइट भी निकाल सकते हैं, ये नहीं है कि हम स्लांट हाइट नहीं निकाल सकते, इसकी निकाल सकते हैं, बट हम क्यों निकालें इसकी स्लांट हाइट, एक राइट एंगल ट्रायंगल की, बट वो ऑलरेडी जब पता है कि ये है तो हम क्यों निकाल लें,
तो एक्स जी ईजिली आ जाएगा क्योंकि सरकम रेडियस है, तो बस खत्म बात। हम ये निकालने हैं बी जी। एक्स जी की लंबाई क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी साइड जो नीचे जो बेस वाली ट्रायंगल है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड कितनी है 12√2, 12√2 साइड डिवाइडेड बाई √3, ये है भाई। ओके, तो मैं मन ही मन में अब बीजी की लंबाई निकाल रहा हूँ भाई मैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। मैंने मन ही मन में क्या किया, ये 12 से 12 काट दिया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर होएगा 1 और इसका स्क्वायर होएगा 2/3, ठीक है। √2/√3 है और गुणा में मैंने कर दिया 12। अब ये मैंने 12 काट दिया था ना, ठीक है। 3 एकम 3, 3 माइनस 2 1/√3, तो ये हो जाएगा 12 × 1/√3 जो कि हो जाएगा 4√3, ठीक है। अब मैं इसका वॉल्यूम निकाल देता हूँ, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस √3/4 इंटू में जो बेस है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसकी साइड है 12√2, तो 12 × 12 × 2 इंटू में हाइट जो है दैट इज 4√3, दिस इज 4√3। तो बात समझ में आ रही है, इज द बात कमिंग इनटू समझ। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये बहुत ही प्यार से शांति से बता रहा हूँ, अदरवाइज जब हम दिमाग में सोचेंगे, सोचते दिमाग में ही है, यानी कि जब हम दिमाग में करेंगे या फिर जब हम सोचेंगे तो इतना बोलना नहीं पड़ेगा, तो फास्ट होंगे ये चीज़। मैंने कुछ खास लिखा ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो फिर 12 दूनी 24 चौके 96, 96 तीय 3 छिके 18, यूनिट डिजिट 8 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, अब हम अगली पिरामिड पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट पिरामिड। एक बार इसको भी रिवाइज करवा देता हूँ, फिर इसके कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, हैं। ये नहीं है कि भाई 1.5 घंटा हो जाएगा और इसको रिवाइज कराने में, कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि रिवाइज कराने का कुछ फ़ायदा हो यहाँ पर। देखो, तो अब नेक्स्ट है, अपने पास नीचे एक स्क्वायर है, ठीक है। नीचे एक स्क्वायर है ABC और इसको मान लो D, ABCD एक स्क्वायर है, ओके। स्क्वायर जब भी एक क्वाड्रिलेटरल होगी यहाँ पर अपने पास कैसी क्वाड्रिलेटरल होगी, यहाँ पर ऐसे गंदी सी नहीं होगी, स्क्वायर होएगा, बस स्क्वायर ही होता है वैसे तो, इसके अलावा और कुछ आया नहीं है क्वाड्रिलेटरल में, है। बट है, मैं आपको एक क्वेश्चन में भी रेक्टेंगल का भी करवा दूँ, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है इसके डायगोनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, जहाँ पर इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर इसका सेंट्रोइड होएगा। तो ये G जो है ये है, ऊपर से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ABC वो वाला हमने नेम नहीं किया है, ठीक है। ये G ये है। अब ध्यान से देखो, E क्या है, E है मिड पॉइंट इस साइड का, इस साइड का मिड पॉइंट है E, तो GE क्या है, GE ये है, ठीक है। तो GE क्या है, पूरी साइड का हाफ, पूरी साइड अगर A है ये A/2 है। जैसे हम क्या कर रहे थे, उस ट्रायंगल के अंदर मैं क्या बोल रहा था, जब ट्रायंगुलर बेस था तो मैं आपको ये बोल रहा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये इन रेडियस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये सरकम रेडियस है। तो ये अपनी एज हो गई, ये अपनी स्लांट हाइट होगी, ऐसे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होएगा, एक अपनी स्लांट हाइट होएगी, एक एज होएगी, एक अपनी हाइट होएगी, ऐसे ही 2 ट्रायंगल बनेंगे और कुछ है ही नहीं। बस वो कैसे बन रही है, उनमें क्या रिलेशन है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो GE है ये क्या होगी, ट्रायंगल के अंदर ये आ रही थी साइड डिवाइडेड बाई 2√3, यहाँ पर ये आ रही है साइड डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हमें रटना है, हमें समझना है कि ये साइड का हाफ है, ये अगर ये पूरा A है तो ये A/2 है। और दूसरा ये AG, ये AG क्या है, ये डायगोनल का हाफ है। अगर मुझे एज के साथ बनानी है राइट एंगल ट्रायंगल, आपको ये रट के भी नहीं रखना है, बस ये समझ लो। तो ये एज है, ये डायगोनल का हाफ है, साइड गिवन होगी तो उसको √2 से गुणा करूंगा, डायगोनल आ जाएगा, उसको 2 से भाग करूंगा, डायगोनल का हाफ आ जाएगा। बस इतना भी नहीं रटना कि साइड डिवाइडेड बाई √2, नहीं, छोड़ो, ठीक है। बस डायगोनल का हाफ, इतना ध्यान रखो। ये हाइट है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। अगर उसने वॉल्यूम पूछा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस तो भैया स्क्वायर है, उसका एरिया निकालना क्या ही बड़ी बात है, साइड का स्क्वायर इंटू में हाइट। लेटरल सरफेस एरिया पूछा, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस, अरे स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या पेरीमीटर निकालना, इंटू में स्लांट हाइट, खत्म। ये मामला है, जैसे हमने ट्रायंगल वाले पिरामिड कर लिए ऐसे ही हम इसको कर लेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया, साथ में बेस का एरिया जोड़ दो, यानी कि स्क्वायर का एरिया जोड़ दो, ठीक है भाई। तो क्या इसमें कुछ रटने लायक है, रटने लायक नहीं है, फिगर अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ें भी अपने आप याद रह जाएंगी,
ठीक है, और बार बार रिवाइज जब आप इसको करोगे फिर तो कहने ही क्या। तो मैं आगे बढ़ूं, इसके सवाल करूं, एक बार खुद देख लो फिगर को, एक बार खुद देख लो, अच्छे से समझ लो। ये जो स्लांट हाइट है क्या है, ये जो साइड में जो ट्रायंगल है उसकी हाइट, साइड में जो ट्रायंगल है उसकी हाइट। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर। बताओ, बेस ऑफ ए राइट पिरामिड, और यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, अगर मैं नीचे वाला ये बनाऊंगा डायग्राम, तो हमेशा ऐसे पूरी फिगर नहीं बनाऊंगा है, मैं ऐसे भी बना सकता हूं। ये जो पॉइंट है ये क्या है, इनके डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गई इसकी हाइट। अगर मैं बेस के साइड के बीच में आऊंगा तो ये बन जाएगी अपनी स्लांट हाइट। ठीक है, ये तो अपनी हाइट है ही। अगर मैं बेस के वर्टेक्स पर जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपनी एज। ठीक है जी, तो ये क्या है, ये है साइड, पूरी जो साइड है उसका 10, तो साइड डिवाइडेड बाई 2। और ये क्या है, ये है डायगोनल, यानी कि √2 ए डिवाइडेड बाई 2, डायगोनल का। बस ये है, इतना समझ लो बस। कभी आपने इस फिगर को रिवाइज करना है तो ये लिख लो बस, बस दिस इज नेट, जो भी हमें समझ में आना चाहिए बस। बाकी इसके फॉर्मूले हैं ही, वॉल्यूम निकालने के, लेटरल सरफेस एरिया निकालने के, वो अंडरस्टैंडिंग है, इसके नहीं है, वो पूरे पिरामिड के हैं। 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बताओ, बेस ऑफ राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द बेस इज। ठीक है भाई, बेस के बारे में हमें पता लग गया सब कुछ, डायगोनल पता है तो साइड पता होगी, सब कुछ पता है हमें। इफ द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज दिस, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, तो हाइट बताओ। वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस। बेस एक स्क्वायर है और उसका डायगोनल गिवन है, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू डी स्क्वायर। साइड निकालने की जरूरत ही नहीं भाई, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, तो 24 निकालने को साइड आपको पता है कि 24 है। ठीक है, तो हाफ इंटू डी स्क्वायर इंटू में हाइट इज इक्वल टू 1728। तो 3 दूनी 6, तो के 24, 1728 के अंदर 12 होता है 3 बार, एक बार 12 मैंने यहाँ से उठाया, 2 बार 12 बच गया इसके अंदर, है ना। अब 4 दूनी 8, 1 4 मैंने यहाँ से उठाया और इसको काट दिया 3 पर, 1 4 मैंने यहाँ से उठाया और इसको काट दिया 3 पर, तो h इज इक्वल टू 3 3 9। ठीक, ठीक क्या है ना मैंने। अगर आप यहाँ पर 1/3 नहीं लिखते तो ये 3 उधर नहीं जाता, तो 3 उत्तर दे देते आप। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, पिरामिड में एक सिली मिस्टेक है क्या, कि वॉल्यूम में 1/3 ना लिखना, लेटरल सरफेस एरिया में 1/2 ना लिखना। हमेशा जब भी पिरामिड और प्रिज्म का क्वेश्चन आएगा, एक और सिली मिस्टेक है, बंदा बोलेगा बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज स्क्वायर, एग्जामिनर बोलेगा, लेकिन अपना दिमाग, क्योंकि जो स्क्वायर वाला प्रिज्म है वो हमें क्यूब या क्यूबॉइड बोलकर मैंने आपको सिखा दिया। तो प्रिज्म हो या पिरामिड हो, बच्चे मैंने देखे हैं बार बार पिरामिड ले रहे होते हैं, पिरामिड पिरामिड 1/3, वहां पर 1/3 लिख देंगे, जहां पर पिरामिड है वहां पर नहीं लिखेंगे। तो ये एक सिली मिस्टेक है, इसे ध्यान रखो बस कॉन्शियसली। आगे से आप मॉक में भी खुद फील करोगे कि ये बार बार हो रही है, तो जो आपके मॉक की मिस्टेक वाली नोटबुक जब आप बनाओगे, मॉक दोगे, तो उसमें लिखोगे आप, अगर आपसे ये होएगी तो। बेस ऑफ राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 12 देन इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा भाई, एरिया ऑफ द बेस, ठीक है, इजीली निकाल लेंगे, स्क्वायर है। और लेटरल सरफेस एरिया, उसके लिए मुझे चाहिए पेरीमीटर ऑफ द बेस, मेरे पास है क्योंकि स्क्वायर की साइड है, इंटू स्लांट हाइट, स्लांट हाइट चाहिए इसका मतलब। ठीक है, निकालते हैं। ठीक है, द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 इफ द हाइट ऑफ द पिरामिड, तो हाइट दे दी उसने 12, तो अब मुझे निकालनी है जी स्लांट हाइट, तो मैं इस साइड के हाफ तक आ गया ऐसे। ठीक है, ये निकालना है मुझे, स्लांट हाइट निकालनी है मुझे। इफ द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 12, हाइट 12 है, तो ये क्या होएगा भाई बताना जरा,
साइड का हाफ होएगा ना। अगर ये पूरी साइड कितनी है 10 है तो ये क्या होएगा, ये इसका आधा होएगा 5, 5 12 13, ये 13 हो जाएगा। स्लांट हाइट मुझे मिल गई, अब सब कुछ बता देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा भाई साहब एरिया ऑफ द बेस, तो बेस का एरिया हो जाएगा अपना, बेस है स्क्वायर जिसकी साइड है 10 तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस में लेटरल सरफेस एरिया हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस, तो अगर साइड 10 है तो पेरीमीटर हो जाएगा 40 इंटू में स्लांट हाइट जो कि है 13। ऐसे करेंगे हम इन क्वेश्चंस को, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो ये हो जाएगा 260 और 100 360। ठीक है आगे बढ़ जाऊं। द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 8√2, ठीक है जी, एंड ईच ऑफ स्लांट एज, स्लांट एज बता दी। वॉल्यूम पूछ लिया, वॉल्यूम क्या होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, लाइक 1/3 ऑफ कोर्स एरिया ऑफ बेस और हाइट इन्वॉल्व है। एरिया ऑफ बेस तो मैं निकाल लूंगा, स्क्वायर की हाइट निकालनी है, ठीक है जी अभी बना देते हैं। ये आप मेंटली भी कर सकते हो, हाइट निकालनी है, स्लांट एज बता दी तो स्लांट एज हो जाएगी, मतलब सिर्फ ट्रायंगल भी बना सकते हो, बट ठीक है यार वो जब एक बार ये आप खुद ही करने लगोगे वो चीज़ मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे वो करनी ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही बना लो ठीक है। उसने मुझे क्या बताई है, हाइट मुझे निकालनी है, उसने बताया क्या है एज बताई है, स्लांट हाइट बताई है। उसने हमें बताया है इफ़ इट्स स्लांट एज, अच्छा तो इसकी जो स्लांट एज है ये है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये क्या होएगा, ये पूरे डायगोनल का हाफ है, तो साइड कितनी है भैया, बेस ऑफ राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 8, अगर साइड 8√2 है तो डायगोनल हो जाएगा 8√2 इंटू √2 यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि ये हो जाएगा 8। तो फिर ये क्या हो जाएगा 6 8 10, तो ये हो जाएगी 6। ठीक, अब तक हम लाइक डायरेक्टली ये चीज़ें लिख सकते हैं दिमाग में, हाँ जी सर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब 1/3 को ध्यान रखना है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो बेस है 8√2 तो 8 इंटू 8 इंटू 2, 8√2 साइड है इंटू में हाइट दैट इज 6, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 3 दूनी 6, 8 8 64 चौके, तो 4 चौके 16, 4 छक्के 24 और 1 5 25, 256। ठीक है भाई समझ में आ रही है ना बात समझ में आनी चाहिए बस। आगे बढ़ जाऊं, ट्राई करो। द एरिया ऑफ द स्क्वायर बेस ऑफ ए राइट पिरामिड, अच्छा जो स्क्वायर बेस है एक राइट पिरामिड का, राइट पिरामिड यानी कि राइट एंगुलर पिरामिड, ओब्लिक पिरामिड अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया, जो बेस का एरिया 36 है तो साइड 6 हो जाएगी, ठीक है जी। इफ एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल फॉर्मिंग द स्लांट सरफेस इज 15 सेंटीमीटर क्यूब देन दी वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस अपने पास है 36 है, हाइट निकालनी है, ठीक है जी। देखते हैं देखो ध्यान से, अब ये बात ध्यान से सुनो, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। ये वाली जो ट्रायंगल है ये यहाँ पर इसके साथ ही आएगी बिल्कुल, है ना। ये वाली जो ट्रायंगल है जो साइड वाली है, ये ए बी डी, ये जो साइड वाली ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 15 सेंटीमीटर क्यूब, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल के एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल के एरिया को हम निकाल सकते हैं मन ही मन में, आप ये कर सकते हो। ये है इसकी जो साइड वाली ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो होती है स्लांट हाइट, साइड वाली ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो पूरी पिरामिड के लिए स्लांट हाइट बोलते हैं उसको, ठीक है जी, हाँ जी सर। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, बिकॉज आपको एक फेस का एरिया पता है तो आपको 4 से गुणा करोगे तो चारों फेस का एरिया पता होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट इज इक्वल टू 15 इंटू 4 60। या फिर आप ये कर सकते हो खाली इस फेस का एरिया कंपेयर कर सकते हो, कैसे, हाफ खाली इस ट्रायंगल का एरिया, एक ही ट्रायंगल का कर लो, इजी है कोई दिक्कत नहीं, हाफ इंटू बेस, तो अगर स्क्वायर की साइड 6 है, स्क्वायर का एरिया अगर 36 है तो साइड 6 हो जाएगी, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू में जो हाइट है वो स्लांट हाइट है इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो 2
ये 6, 3 5 15, तो स्लांट हाइट इज इक्वल टू 5। ये जो है ये अपनी 5 आ गई। ओके जी, आगे क्या है, मुझे क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकाला था ना, तो हाइट निकालनी है। चलिए जी बनाते हैं डायग्राम। देखो तो फिर ये क्या होएगा, ये अगर साइड 6 है तो ये हो जाएगा जी 3, तो 3 और 5 राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 4 5, तो ये हो जाएगा 4। हाइट मिल गई हमें 4। ठीक है, तो वॉल्यूम बता देते हैं, 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस उसने बताई रखा है 36, इंटू में हाइट हमने निकाल ली 4, तो 12 चौके 48, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन बी। ठीक है भाई, अपने अकॉर्डिंग स्पीड को करते रहोगे। ठीक है, मैं एक बेसिक से पेस पर ही चलूंगा। करो एक क्वेश्चन। ए पिरामिड ऑन ए स्क्वायर बेस हैज़ 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑन इट्स 4 अदर फेसिस, यानी कि बेस जो है वो स्क्वायर है, और ये जो ट्रायंगल्स हैं अपनी, ये जो ट्रायंगल्स हैं अभी नज़र आ जाएंगी कौन सी चारों, ये जो चारों ट्रायंगल हैं, ये चारों ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं। ठीक है जी, ईच एज बिंग 10। ठीक है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर ये वाली साइड 10 है, तो मुझे एक बात बताओ, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक तो ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है, और एक ये वाली साइड है, तो तीनों 10 होंगे, यानी कि स्क्वायर की साइड भी 10 हो जाएगी, है ना। तो स्क्वायर की साइड भी 10 है, हर एक एज भी 10 है। ठीक है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए मुझे क्या चाहिए, हाइट, एरिया ऑफ बेस और हाइट, तो हाइट निकालनी है। चलिए जी, तो मेरे पास एक तो एज गिवन है जो कि है 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायगोनल का हाफ, तो दिस इज इक्वल टू, अगर साइड 10 है स्क्वायर की तो डायगोनल हो जाएगा 10√2, और उसका हाफ यानी कि 5√2, तो ये मेरे पास है 5√2, और मुझे हाइट निकालनी है, तो मन ही मन मैंने 5 से काट दिया। ठीक है, या फिर ऐसे काट लो 5 से, मन ही मन मैंने 5 से काट के यहाँ पर 5 मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तो यहाँ पर आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 4 माइनस 2 2, तो √2 5√2। ठीक है मेरे भाई, तो हाइट आ गया, वॉल्यूम लिख दो, 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस, तो 10 इंटू 10 इंटू में हाइट इज इक्वल टू 5√2। तो यही है क्या, तो क्या यार इसने सॉल्व करके दे दिया क्या, ये बोलो हद है ये बंदा भी। तो 1.41, इसको मैं 1.41 लिखूँ, तो लिख करते हैं। ठीक है जी, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1.41 बटे में 100, तो 100 से तो काट दिया, 5 एकम 5, 14 पंजे 70 बटे में 3, 3 दूनी 6, 3 3 कट गया क्या, ये क्या गड़बड़ होगी फिर, ये मैंने काट कैसे दिया, तो 41, 1.414, तो ये 1.414 लोगे तो ये थोड़ा सा और बड़ा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, जस्ट √2 की वैल्यू रखी थी मैंने। आगे बढ़ूं, बताओ। ए पिरामिड हैज ए स्क्वायर बेस हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द पिरामिड इज इतनी, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए, एरिया ऑफ द बेस निकाल लेंगे, स्क्वायर की साइड गिवन है क्या, गिवन है। फिर लेटरल सरफेस एरिया के लिए स्लांट हाइट चाहिए, तो स्लांट हाइट निकालनी है, ये है मेन चैलेंज, तो अभी निकालते हैं। देखो तो स्लांट हाइट यानी कि यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, ये लो, ये निकालनी है ये। ओके जी, बाकी सब कुछ ये दोनों फिर अपने पास गिवन होंगी। ये क्या होती है, ये होती है साइड का हाफ, तो साइड कितनी है 8, तो ये हो जाएगी 4, ये। ठीक है जी, अब मेरे पास हाइट भी गिवन होगी, इफ हाइट ऑफ द पिरामिड इज 16, ये 16 हो गई भाई। अब आप मन ही मन में 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 मैंने पहले ही लिख दिया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1, तो 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो 16 और 1 17, दिस इज √17। पहले भी √17 से पाला पड़ा था, वो खोलना पड़ा था हमें, है ना, तो यहाँ पर खोलना नहीं पड़ेगा, इन दो में से एक उत्तर होएगा, इन दो में। तो अब हमें बताना है भैया टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस में बेस का एरिया।
तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस, बेस की साइड 8 है तो 8 चौके 32 गुणा में स्लांट हाइट जो कि है 4√17 प्लस में बेस का एरिया, बेस की साइड 8 है तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 8 8 64, तो 2 दूनी 4 32 दूनी 64, 64 को हमने ले लिया कॉमन तो अंदर बच गया √17 प्लस 1। ये 2 क्यों आ रहा है? ये 2 इसलिए आ रहा है, अगर किसी ने ये 2 हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट ये हाफ नहीं लिया होता तो वो इसको टिक कर देता। ठीक है, तो बच के भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। If the slant height of a right pyramid with square base is 4 meter, slant height 4 है, total slant and the total slant surface of the pyramid is 12 मीटर स्क्वायर, total slant surface 12 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, then the ratio of total slant surface and area of the base, total slant surface यानी कि क्या बोलेंगे इसको, लेटरल सरफेस एरिया, स्लांट यानी कि तिरछा, चारों ट्रायंगल का, पिरामिड है चारों तरफ नीचे स्क्वायर है ऊपर चारों तरफ ट्रायंगल है उनका एरिया, और उसने स्लांट हाइट भी बता दी, तो लेटरल सरफेस एरिया है ये। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस, तो स्क्वायर की साइड है नीचे जो बेस है उसकी स्क्वायर की साइड है 4 तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 चौके 16 इंटू में स्लांट हाइट इज इक्वल टू 12, तो स्लांट हाइट आ जाएगी अपने पास 2 8 16 4 दूनी 8 4 3 12, तो L इज इक्वल टू 3/2, L इज इक्वल टू 3/2। ठीक है जी, ओके। देन द रेशियो ऑफ टोटल स्लांट सरफेस एंड एरिया ऑफ द बेस, ये क्या है? टोटल स्लांट सरफेस का 12 है और वो 16 है। रुको एक बार, मतलब ये तो वैसे ही मैंने इतना करना भी नहीं चाहिए था, 3:4 इसका उत्तर होना चाहिए था, वो ऑप्शन में नहीं है तो कुछ और होएगा। वर्गाकार आकार वाले एक पिरामिड की तिरछी ऊंचाई, स्लांट हाइट बता दी, टोटल स्लांट सरफेस ऑफ द पिरामिड इज 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ टोटल स्लांट सरफेस एंड द एरिया ऑफ द बेस, या फिर वो हाइट बता रहा होगा वो 4, अगर वो उसको हाइट बता रहा होगा, अच्छा मैंने एक गलती कर दी, उसने स्लांट हाइट दी है और मैंने स्लांट हाइट निकाली है, ओ माई बैड, उसने स्लांट हाइट दी है मैंने गलती कर दी भाई, सॉरी। देखो जो मैंने निकाला था वो स्क्वायर की साइड आएगी, एक्चुअली मैंने वो स्क्वायर की साइड मान ली, स्क्वायर की साइड हमें नहीं पता तो ये मैं मान रहा हूं ए। ठीक है, मैंने स्क्वायर की साइड ही 4 ले ली। अब हम करते हैं, ये लेटरल सरफेस एरिया है जी हाँ, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस, तो आपको ध्यान हो 4 चौके 16 लिख दिया मैंने, बल्कि वो स्क्वायर की साइड नहीं है वो स्लांट हाइट है, तो स्क्वायर की साइड मैंने मान ली ए, तो 4a इंटू में स्लांट हाइट क्या है 4 इज इक्वल टू 12, ये है स्लांट हाइट 4 है। अब करते हैं, 2 से 2 पर जाएगा, 4 3 12, तो a इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द स्लांट सरफेस एंड एरिया ऑफ द बेस, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेटरल सरफेस एरिया तो उसने बताया ही है 12 है, और एरिया ऑफ द बेस अगर स्क्वायर की साइड 3/2 है, एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4, ये हो जाएगा जी, 3 3 9, 3 चौके 12 यानी कि 4 चौके 16/3। आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट अपने पास है भाई हेक्सागोनल पिरामिड, तो इसके कितने क्वेश्चन है ये देख लेते हैं, उसके बेस पर अभी कंटिन्यू करेंगे या फिर बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। वैसे इसके क्वेश्चन तो 6 ही हैं, बट मैं तसल्ली से आपको बता दूंगा अगली वीडियो के अंदर है, तो अभी कंटिन्यू करना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये करेंगे। 6 क्वेश्चन है, उसके बाद हम पिरामिड्स को स्टार्ट कर लेंगे इसके बाद। ठीक है भाई, अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।